Hi, good morning. Welcome to Education Education, Unna, Himachal Pradesh. My name is Ashish Gadwal. तो अगेन मैं आपके सामने लेके आया हूँ जेई मेंस का एनालिसिस 24 की शिफ्ट का बेटा। आज शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का एनालिसिस करेंगे। इससे जितने भी हमने प्रीवियस एनालिसिस करे हैं वो अभी तक एक्यूरेट बैठे हैं बेटा, और जो हमारा प्रेडिक्शन था वो भी बहुत ही इफेक्टिवली पेपरों में आया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एनालिसिस आएगा वो 28 का आएगा, जो हमारा लास्ट एनालिसिस होगा। एंड फिर हम अप्रैल के सेशन का अप्रैल में एनालिसिस करेंगे। आई होप आपको अप्रैल का सेशन देना ही ना पड़े, आप जनवरी वाले सेशन में ही बहुत अच्छा स्कोर करें और एडवांस के लिए क्वालिफाई करें। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आज मेरी टीम में हमारे साथ है मेरी मैथ्स की फैकल्टी मिस्टर मयंक सर, केमिस्ट्री में मिस्टर प्रीतम सर एंड फिजिक्स में मिस्टर देव सर। तो आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले फिजिक्स से। तो देव सर आज आपको फिजिक्स की एनालिसिस बताएंगे 24 की मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट की। तो बने रहिए एजुकेशन के साथ। हेलो बच्चों, जैसा कि बेटा हम लोगों ने एनालिसिस अभी तक किया है बेटा, सारा एनालिसिस हम लोग का बेटा सक्सेसफुल हुआ है। और जैसा कि बेटा हम लोग एनालिसिस के साथ आपको ये भी बताते रह रहे हैं कि क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आगे वाले दिन पर आने वाले बेटा। जैसे कि 28 ऑफ जनवरी के लिए जो बेटा अगला दिन आएगा आपका, उस 28 ऑफ जनवरी के लिए बेटा हम लोग 28 ऑफ जनवरी के लिए बेटा हम लोग एनालिसिस करेंगे, उसका भी हम आपको बताएंगे। अभी अभी हम लोग बेटा बात करें 24 की दोनों शिफ्ट की बात करें तो 24 का मॉर्निंग शिफ्ट और 24 का इवनिंग शिफ्ट दोनों का एनालिसिस बेटा एक साथ लेके आए हुए हैं। जैसा कि बात की जाए बेटा यूनिट एंड डायमेंशन से चीजें बेटा हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एक एक क्वेश्चन उसका वेटेज हर बार आ रहा है बेटा। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा यूनिट एंड डायमेंशन का देखिए, जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों में 24 बेटा आया हुआ है। इसके बाद अगर हम वेक्टर की बात करें बेटा तो वेक्टर टॉपिक आपका डायरेक्ट बेटा क्वेश्चन पे आके नहीं पूछे जा रहे हैं, बट वेक्टर बेटा आपके सारे टॉपिक पे इंक्लूड करके आपको पूछे जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर और पोटेंशियल के अंदर वेक्टर को डाल के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ आपको वेक्टर के कॉलम में बेटा खाली है, बट ये खाली नहीं होगा। अगर क्वेश्चन से रिलेट करके पूछा जा रहा है तो ध्यान रखना वेक्टर आपको रिवाइज तो करना है बेटा। मोशन इन 1D 2D रिलेटिव मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, इस पूरे टॉपिक को बेटा काइनेमेटिक्स में लेके आते हैं। और इन काइनेमेटिक्स के बेसिस को देखा जाए बेटा, यहाँ के हमारे जो क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, यहाँ के क्वेश्चन हर सिचुएशन का अल्टरनेट होके आ रहे हैं। और जो ज्यादा वेटेज है वो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज मोशन इन 2 डायमेंशन के अंदर आ रहा है बेटा, मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हो बेटा 24 में आपके जो क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में देखने को मिला जो आपके प्रोजेक्टाइल मोशन पे डायरेक्ट बेस पे बस केवल थीटा की वैल्यू पे प्लेस करने के बेटा। तो सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही हैं। अगर रिलेटिव मोशन के टॉपिक की बात करें, जहाँ पे वेग की बात किया जाए या फिर रिवर की बात किया जाए या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन की बात किया जाए, इनसे भी बेटा एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ भी बेटा क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर मैं एनएलएम और फ्रिक्शन की बात करूं, यानी कि बेटा आपका मैकेनिक्स पार्ट की बात करूं बेटा, तो मैकेनिक्स से भी आपके क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। बट ये है कि वेटेज हर साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा इस बार मैकेनिक्स का हम लोग कह सकते हैं स्लाइटली थोड़ा डाउन हो बेटा। बट ठीक है, आपको पता बेटा कि मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, मैग्नेटिज्म के अंदर, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी डाल कर पूछे जाते हैं। तो अगेन ये आपसे बोलूंगा बेटा कि डायरेक्ट तो वेटेज कम है, बट अदर क्वेश्चन से रिलेट करके इनका वेटेज बनाया जा रहा है। आगे अगर इस सीक्वेंस में बात की बेटा वर्क और एनर्जी का, तो वर्क और एनर्जी का बेटा वही हालत शुरू से चलता आ रहा है। 21 से लेकर 24 तक इसका वेटेज लगभग नेगेटिव के बराबर था। अभी भी इसके बेटा क्वेश्चन कुछ खास बन नहीं रहे हैं, बट फिर भी हो सकता है बेटा कि जिनका भी कल एग्जाम होगा बेटा, जो भी 28 का मॉर्निंग और इवनिंग की देने जाएंगे बेटा, आपने ध्यान रखना कि हो सकता है कि लास्ट अटेम्प्ट में बेटा लास्ट की में इनको क्वेश्चन के पैटर्न थोड़े चेंज होते हैं। तो आपने बेटा तैयार रहना और कहना कुछ नहीं है, वर्क एनर्जी थ्योरम एंड मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम को अच्छी से रिवाइज करके जाना बेटा। आगे बेटा बात करें तो सर्कुलर मोशन और सेंटर ऑफ मास है बेटा, तो सर्कुलर मोशन और सेंटर ऑफ मास में बेटा क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। जैसा कि 24 के मॉर्निंग और इवनिंग की बेटा 2 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें आपको किसी पॉइंट पे जाके बेटा आपकी वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा था। हो सकता है बेटा अगले सीटिंग में आपको इसी वर्टिकल सर्कुलर मोशन को बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट से जोड़ के जरूर कराएगा। तो ध्यान रखना बेटा सेंटर ऑफ मास और सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन आपके आते रहेंगे और ये आ भी रहे। अगर मैं बात करूं बेटा रिजिड बॉडी का, यानी कि रोटेशनल मोशन की बात करूं बेटा, रोटेशनल मोशन के अब तक बेटा 21, 22, 23, 24 के चारों शिफ्ट में बेटा लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं और सारे क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस पे बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस पे क्वेश्चन, चाहे रॉड का हो, चाहे आपका सॉलिड सिलेंडर का हो, हॉलो सिलेंडर का हो, स्फीयर का हो, फर्क नहीं पड़ता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगातार आया हुआ है। बट एक चीज मीठी है जो मैं आपको देके जा रहा हूं बेटा, वो है आपके रोलिंग। और ध्यान रखना आखिरी टर्म पे ये दुगनी जरूर डालेंगे, तैयार रहना। रोलिंग के क्वेश्चन बेटा 28 को हाई प्रोबेबिलिटी है
कि रोलिंग के क्वेश्चन आएंगे बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको करके जाना ही जाना है। अगर एसएचएम वेव की बात करें बेटा, तो एसएचएम वेव से भी बेटा क्वेश्चन आपके लगातार पूछे जा रहे हैं। बट 24 को क्या होगा, लास्ट एनालिसिस की बात करूं 24 को इवनिंग शिफ्ट में इन्होंने यहाँ से एसएचएम के क्वेश्चन को जाके फ्लूइड मैकेनिक्स का जोड़ दिया, यानी कि एफएम को फ्लूइड मैकेनिक्स साथ मर्ज किया। ये भी आपका ऑक्सीलरी क्वेश्चन था, बट वहां पे थोड़ा सा कंडीशन अलग था, यानी कि पूछे तो जरूर जाएंगे बेटा, बस आपका कॉन्सेप्ट चेंज किया जाएगा। अगर मैं बात करूं बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सारा बेटा पार्ट आपका प्रॉपर्टी जो फ्लूइड का है, और फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन बेटा लगातार आ रहा है। अगर मैं 24 की मॉर्निंग शिफ्ट की बात करूं या 24 की बेटा इवनिंग शिफ्ट की बात करूं, सब में बेटा दो क्वेश्चन पूछे गए। तो फ्लूइड मैकेनिक्स आपका इंपॉर्टेंट तो है बेटा, केटीजी थर्मोडायनामिक्स में लगातार आपको बोल रहे हैं कि इनसे बेटा 5-6 क्वेश्चन मिल के आ रहे हैं तीनों टॉपिक से। तो ये सारे बेटा आपके फ्लूइड मैकेनिक्स का एनालिसिस है। अगर मैं आगे बेटा मैं बात करूं, आगे आपका आता है इलास्टिसिटी। अगर इलास्टिसिटी की बात करें बेटा, तो इलास्टिसिटी से डायरेक्टली क्वेश्चन अब तक 8 शिफ्ट दे चुके हैं आपके, 2 शिफ्ट बस बचे हैं, और 8 शिफ्ट मिलाकर मात्र 3 क्वेश्चन आए हैं इलास्टिसिटी से बेटा। उसके अलावा क्वेश्चन नहीं आए, जैसे आपके यहाँ पे नंबर देख रहे हो बेटा 2 में 3, बस ओनली 3 क्वेश्चन बेटा आपके आए हुए हैं। अगर मैं बात करूं बेटा केटीजी की, कैलोमेट्री की, थर्मो एक्सटेंशन की, कंडक्शन, रेडिएशन बेटा, ये सारे पार्ट आपके उस प्रॉपर्टीज के अंदर ही आ जाते हैं। तो अगेन मैं आपको सबसे बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आपकी अल्टरनेट बेटा लगातार क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। तो थर्मोडायनामिक्स, केटीजी, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मोडायनामिक्स, ये सारी चीजें आपको करके जानी है। क्वेश्चन इससे बेटा हमेशा आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इनका बना हुआ बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी की जितने भी पीवाईटी में कुछ नहीं करना है आपको बेटा, कुछ भी नया मत खाना, केवल पीवाईटी निकाल लो। जितने भी जेई की पीवाईटी में लास्ट के 4-5 साल के सारे पीवाईटी में देख लेना थर्मो एक्शन के क्वेश्चन कैसे हैं, वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन आपके लगातार पूछे जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं बेटा एरर एंड मेजरमेंट की, तो ये हर शिफ्ट में लगभग मैं ऐसा बोल सकता हूं ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपके एरर मेजरमेंट से पूछे जा रहे हैं। तो ये भी आते रहेंगे। अगर ग्रेविटेशन की बात करूं बेटा, तो बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है ये। ग्रेविटेशन भी आपके सारे शिफ्ट में बेटा आप देख पाओगे। तो ग्रेविटेशन से भी आपके 24 को भी दोनों शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट की बात करूं बेटा, तो यहाँ से भी देख रहे हो आप बेटा हर शिफ्ट में आपके लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये पार्ट भी आप करके जाना, इन दोनों से क्वेश्चन आपको बेटा लगातार आ रहे हैं। अगर मैं कैपेसिटर और मैग्नेटिज्म की बात करूं बेटा, तो मैग्नेटिज्म आप देख पा रहे हो दो क्वेश्चन, और पीछे भी देखो बेटा आप दो क्वेश्चन नेगेटिव है। इसका मतलब मैग्नेटिज्म तो बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, जरूर करके जाना। और ध्यान रखना यहाँ पे भी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ बेटा, बायोस्टेबल लॉ के क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। तो हो सकता है कि बायोस्टेबल लॉ के क्वेश्चन कल के एग्जाम में बेस कुछ ना कुछ पूछ लेगा। अलर्ट रहना बेटा यहाँ से भी। अब ईएमआई की बात करें बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से मॉर्निंग शिफ्ट में 24 को तो आया था बेटा, इवनिंग शिफ्ट में कुछ देखने को खास मिला नहीं, इसका वेटेज बहुत ही कम था। और ओवरऑल की बात करूं बेटा 226 में बेटा इसका वेटेज कम ही जा रहा है। अगर मैं बात करूं बेटा एसी का, तो अल्टरनेटिंग करंट जैसे कि आप देख पा रहे हो बेटा हर शिफ्ट में देखो बेटा 24 को मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो अल्टरनेटिंग करंट भी आप करके जाना। एसी से बेटा सबसे आसान है, और कुछ नहीं बेटा, इससे जब तक जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, यानी कि कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो भी आपका इंपीडेंस का, इंडक्टेंस का, इंडक्टर का, जितने भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले को रिकॉर्ड कर लेना, क्योंकि अब तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं केवल फॉर्मूला चाहिए था, वैल्यू पुट करके आंसर निकालना था। तो ज्यादा उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है आपको। ईएम वेव की बात करूं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रैंडम क्वेश्चन आ रहे हैं। 24 को एक शिफ्ट में आया और एक शिफ्ट में नहीं आया बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा ये आपका रैंडम चल रहा है, किसी शिफ्ट में पूछा जा रहा है, किसी शिफ्ट में नहीं पूछा जा रहा है। तो बेटा ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, वेव का एक छोटा सा पार्ट है जो नॉन मैकेनिकल हो जाता है, इसको भी आप करके जाना। अगर मैं ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स की बात करूं बेटा, दोनों टॉपिक मिला के आपका बेटा ऑप्टिक्स बनता है, जो आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता है, रे ऑप्टिक्स, और ये बेटा आपका वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स आप जैसा देख पा रहे हो बेटा, इससे भी आपका लगातार बेटा क्वेश्चन आपको बन रहे देख लो आप। इसका मतलब ये है कि वेव से कभी वेव से 2 क्वेश्चन आ रहा है, रे से 1 क्वेश्चन आ रहा है, कभी रे से 2 क्वेश्चन आ रहा है, रे से 2 क्वेश्चन आ रहा है। और बेटा 24 तारीख को तो हद ही हो गई, 24 तारीख की इवनिंग सेट में तो 2 क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से पीयू से पूछ लिया, पीआईआर पे आ गया। इसका मतलब एक शिफ्ट के अंदर रे ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन, दोनों पीयू बेस्ड। तो ध्यान रखना बेटा, सारे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। तो ऑप्टिक्स करके आपको जाना है, चाहे वेव हो चाहे रे हो आपका। अगर इसके अलावा मैं बात करूं बेटा, इसी ऑप्टिक्स के अंदर आपका डिफ्रैक्शन अप्लाई जाता है, पोलराइजेशन अप्लाई जाता है। तो डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन की बात करूं बेटा, तो इनके स्पेशल टॉपिक से क्वेश्चन अभी तक नहीं बने हुए हैं, जैसा कि मैं दिख रहा है बेटा, मात्र एक क्वेश्चन अब तक के टीम को पूछे गए, यानी अभी तक 8 हो चुके हैं, और आप केवल 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से देखने को मिले हैं। एटॉमिक, मेटल वेव, फोटोइलेक्ट्रिक, एक्सरे, न्यूक्लियर, ये बेटा सब आपका आता है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर।
और पूरे मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज बेटा स्लाइडली डाउन है हर साल के कंपेरिजन में, क्योंकि अब तक अगर 8 फीट हो चुका है बेटा, तो हर साल अगर मैं एनालिसिस कर पा रहा हूं सही से बेटा, 2025 तक 8 फीट बीतने के बाद कम से कम बेटा 20 प्लस क्वेश्चन होते थे मॉडर्न फिजिक्स से। लेकिन इस बार मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज थोड़ा सा कम है। और ध्यान रखना बेटा कि जिनका भी 28 में एग्जाम है, हो सकता है कि मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज अभी तक कम इसलिए किया गया था कि लास्ट शिफ्ट में मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन दे पाए, और अगर देंगे भी तो ध्यान रखना बेटा मार्क्स डिटेक्ट वाला जितने भी क्वेश्चन है वो करके जाना बेटा, डेल्टा ई बराबर डेल्टा एन इंटू सी स्क्वायर। इसमें बेटा प्रॉब्लम लगातार पूछे गए, पी/2 का आप लोग हेल्प ले सकते हो। अगर इसके बाद बेटा बात करो सेमी कंडक्टर से, सेमी कंडक्टर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाला चैप्टर है, जहां पे बेटा हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 90% जो चांस आया है वो आया बेटा आपका लॉजिक बेस से, यानी हर शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन लॉजिक बेस पे पूछा है। और इसके अलावा जो मीटिंग है, जो 28 वाले बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोग एक टॉपिक याद रखना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे, जो कल आपको हुबली बना के दी जाएगी, उसके लिए सावधान रहना। और वो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा जेनर डायोड बेटा, जेनर डायोड से अब तक क्वेश्चन नहीं आए हैं, और ये सबसे बेस्ट टॉपिक होता है, आपको पता भी होगा बेटा। तो जेनर डायोड में क्वेश्चन जितने भी क्वालिटी बेस होंगे वही करना, नए क्वेश्चन से मत जाना, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस की बेटा इस बार किसी की कोई बात नहीं की जाएगी, इस बार आउट ऑफ सिलेबस जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। अगर मैं आगे बात करूं बेटा, ओवरऑल की बात करूं, सारे हम यूनिट वाइज बात करें बेटा, तो मैकेनिक्स से देखा जाए बेटा, जैसे कि 8 क्वेश्चन का वेटेज रहा है दोनों शिफ्ट को मिला के, एसएचएम में बेटा 2 क्वेश्चन का वेटेज रहा है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं बेटा। ये देखो आप 10 क्वेश्चन बेटा बहुत बड़ी बात होती है। और ये क्या है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि आपका हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, फ्लूइड मैकेनिक्स के सारे कॉन्सेप्ट, आपका स्टैटिक फ्लूइड, डायनामिक फ्लूइड, और आपका यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स के साथ साथ आपका इलास्टिसिटी, ये सारा यूनिट को अगर मर्ज कर दें यहाँ पे 5 चैप्टर को, आप देख पा रहे हो बेटा हर बार देखो 8 क्वेश्चन, यहाँ पे देखो 10 क्वेश्चन, इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्ग गोल है आईआईटी वालों का। अगर आगे बात करें बेटा ग्रेविटेशन से, तो लगातार बेटा आपको एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ग्रेविटेशन तो ऑल्सो इंपॉर्टेंट, केवल फार्मूला है, सारे फार्मूले पढ़ के जाना, दिमाग नहीं लगाना है, फार्मूला लगाना। उसके बाद बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसा आप देख पा रहे हो बेटा, यहाँ से 4 क्वेश्चन का वेटेज जैसा कि हम देख पा रहा है। क्वेश्चंस को बेटा एसएचएम से रिलेट किया गया, लेकिन क्वेश्चन था मैग्नेटिज्म का ही, तो इसलिए हम कह सकते हैं बेटा कि मैग्नेटिज्म का भी वेटेज ठीक ठाक जा रहा है। ऑप्टिक्स की बात करें बेटा, पूरे ऑप्टिक्स, चाहे वेव हो, चाहे रे हो, चाहे आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो, यहाँ पे बेटा आपका 6 क्वेश्चन का वेटेज है दोनों शिफ्ट का मिला के। और मॉडर्न फिजिक्स जैसा आप देख पा रहे हो बेटा, यहाँ पे भी किसी चीज में 2 क्वेश्चन, किसी चीज में 1 क्वेश्चन, तो रैंडम आ रहे हैं, बट आ जरूर है बेटा, 1 क्वेश्चन तो जरूर आ रहा है, 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। आप जो मॉडर्न फिजिक्स के लिए एरर रहेगा, अगर यूनिट एंड डायमेंशन देखकर एरर ये सब टॉपिक को भी बात करें बेटा, यहाँ पे भी ठीक ठाक वेटेज देखने को मिला बेटा, दोनों शिफ्ट मिला दिया जाए बेटा, पूरे दिन के पेपर को मिला दिया जाए, तो लगभग 5-6 क्वेश्चन यहाँ भी देखने को मिले हैं। सारा एनालिटिक बेटा मेमोरी बेस है, अभी ये एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं है, ये तो मेमोरी बेस है, जो आपने बताया, जो हमारे बच्चों ने बताया, उसके बिहाफ पे हमने ये अपना एनालिसिस तैयार किया है। सेमी कंडक्टर की बात करें बेटा, तो हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन बेटा आ रखे हैं सेमी कंडक्टर से, इसके लिए बेटा आप लोग प्रिपेयर रहना। और अगर हम बेटा 11 12 को एक बार देखा जाए, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं बेटा, अभी भी मैं यही कहूंगा मॉडल में 13 और उसके बाद बेटा 12 का आप खुद देखो, मॉडल की बेटा 11 का क्या रेशियो है, 12 का क्या रेशियो है बेटा, तो आप देख पा रहे होंगे लगभग 50-50% सीधा बोलते हैं बेटा कि हम तैयार रहना, 50-50% लगभग दोनों से पूछा जा रहा है। 1-2 क्वेश्चन का ऊपर नीचे है, इसका ज्यादा कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं बेटा। और माउंट में भी कोई क्वेश्चन अभी हमें देखने को नहीं मिले हैं। और अगर मैं बेटा इजी की बात करूं, तब लगातार देख पा रहे हैं, ये आप देखो नंबर, मैं यही बात करूंगा बेटा कि क्वेश्चन ज्यादातर इजी टू मॉडरेट है बेटा, पूरे फिजिक्स में क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है। जो मॉडरेट टू हाई लेवल नहीं, जो हाई टू कोई चीजें होती है, जो आपका टफ होता है उसको बोलते हैं मॉडरेट टू हाई। तो मॉडरेट टू हाई जोन का एक आध क्वेश्चन देखने को मिला है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन आपके इजी टू मॉडरेट आ रहे हैं। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको केवल पीवाईक्यू करना और कुछ नहीं करना है। आपको पीवाईक्यू में सारी चीजें आपको देखनी है। और डायरेक्ट आंसर की बात करूं बेटा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि फार्मूला बेस्ड 60% क्वेश्चन फार्मूला बेटा है, जिसमें केवल आपको वैल्यूज को पुट करनी है और आंसर को आपको सॉल्व करना है। और अगर हम बात करें बेटा कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन में भी आपको वेटेज लगभग 40-45% वेटेज ऐसे आ रहे हैं क्वेश्चन के, जहां पे आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ रही है। और अगर बात करें बेटा एटरेटर रीजन से, तो एटरेटर रीजन की बात करें बेटा, तो 24 अगर मॉर्निंग में बात करें बेटा, तो मॉर्निंग में बेटा स्टेटमेंट से क्वेश्चन आया था, फिर इवनिंग में भी एक क्वेश्चन आया था बेटा। तो एटरेटर रीजन से तो क्वेश्चन नहीं आया 24 को, लेकिन 24 को दोनों शिफ्ट में आपका बेटा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे और मैचिंग के भी बेटा क्वेश्चन आए थे। याद रखना, मैचिंग स्टेटमेंट के क्वेश्चन तो लगातार आ रहे हैं फिजिक्स में। तो बेटा ये सारा एनालिसिस हमने आपको एक शॉर्ट टाइम में हमने आपको फिजिक्स का दिया है। जो भी हमारे बच्चे एग्जाम से भी रहेंगे, जिनका पेपर कल है, आप लोग प्लीज इन टॉपिक को जरूर ध्यान से पढ़ लेना, जिसका मैंने आपको जिक्र किया है। अब आपको आगे के लिए बेटा केमिस्ट्री भी हमारे साथ आएंगे, आपको केमिस्ट्री का एनालिसिस बताएंगे।
आप सभी को ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। जैसा कि आप देख पा रहे हो, दोस्तों ने इतना एनालिटिक एनालिसिस किया है और बहुत ही अच्छा प्रेडिक्शन दिया है। आपने पिछले प्रेडिक्शन देखे थे, उन्होंने YDSC से बताया था और वहां से पेपर बैठा था। पेपर इसका आईडी प्रोफेसर डाल रहे हैं, इवेंचुअली सर भी आईडी से हैं, तो उनका प्रेडिक्शन बहुत अच्छा और एक्यूरेट होता जा रहा है। इस बार मैंने बताया है बायस सर्वर प्रॉब्लम ध्यान देना आप लोग बेटा, बिल्कुल ऑप्टिक्स से क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह आ रहे हैं, और ऑप्टिक्स पे ध्यान देना है आपने, है ना, एनएलएम पे ध्यान देना है, रिजिड बॉडीज पे ध्यान देना है। इनफैक्ट सर ने मॉडल में बताया है डेल्टा इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, आइंस्टाइन का फॉर्मूला बताया है, तो उसमें भी आपने ध्यान देना है। पेपर जो है इजी टू मॉडरेट रहा है, नोट कैलकुलेटिव पेपर रहा है, बट ओवरऑल पेपर इतना टफ नहीं गया है। फिजिक्स मेरा पहले देखने का जिंदगी वाली हुई थी, इसका फिजिक्स आपने पहले देखना है। 28 में कोशिश करना कि फिजिक्स को आप पहले एक्वायर करें, और पहले फिजिक्स को ही करें क्योंकि वही आपको ज्यादा स्कोर देगा। उसके बाद आप बाकी पास में जाइए और ओवरऑल पेपर भी रहेगा। आप बात करेंगे नेक्स्ट केमिस्ट्री की, तो आज विक्रम सर आपको केमिस्ट्री का कैलकुलेट एनालिसिस करके देंगे। चलिए बुलाते हैं विक्रम सर को। सर प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू एडी सर। हेलो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? होप तो आप लोगों का पेपर अभी तक जो हो रहा है काफी अच्छा गया होगा। अगर हम आने वाले पेपर की बात करें तो 28 को होने वाला है, चलिए वो देखते हैं कैसा पेपर आ रहा है। ठीक है, ओके 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 ओके। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों, तो आप देख रहे होंगे नोमेनक्लेचर से हम इस पर ज्यादा क्वेश्चन को देखने को नहीं मिला है, आईयूपीएससी तो ज्यादा फोकस इस पर जेईई वाले नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स, खास करके जेईई में आप देख रहे हो कि बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं। खास करके 24 को आप देख रहे होंगे मॉर्निंग शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आए हैं और इवनिंग में कितने क्वेश्चन आए? 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जनरली जीएससी में आपको देखने को काफी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, अभी तक 15 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो होल में 28 को मे भी आपको काफी जीएससी में देखेंगे। मैं जीएससी में बता सकता हूँ बोलूंगा, खास करके जितना हो सके स्टेबिलिटी आप जरूर करके जाना, कार्बोकेटाइन का, कार्बोहाइड्रेट का। इस बार अभी मैंने देखा था जीएससी में डायरेक्ट वाला बेंजीन डाइमोनियम क्लोराइड दे रखा था और उसमें क्या है अलग अलग ग्रुप रखा था, उसमें पूछा था स्टेबिलिटी क्या है। तो इस बात को जरूर देखना कि स्टेबिलिटी आपका कैसा सवाल पूछ रहा है। कार्बोकेटाइन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ऑर्डर हो गया, ये सब अच्छे से आप करके जाना, खास करके जीएससी में। ठीक है, अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म में, तो आइसोमेरिज्म में भी इसमें काफी इजी सवाल पूछे गए। नंबर ऑफ कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, है ना, इस तरीके का सवाल आइसोमेरिज्म में बहुत पूछे जा रहे हैं नॉर्मल। अभी रिसेंटली आइसोमेरिज्म में आपका जो सवाल आ रहा था कन्फॉर्मर से सवाल देखने को मिला था, स्टेबिलिटी ऑर्डर का, है ना। तो कन्फॉर्मर को हम जानते हैं काफी इजी टॉपिक होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, उसको आप जरूर अच्छे से करके जाना, खास करके कन्फॉर्मर हो गया, पॉसिबल स्ट्रक्चर हो गया, इस तरीके से आपको काफी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन पे, हाइड्रोकार्बन में भी बहुत इजी सवाल पूछे जा रहे हैं, खास करके अल्कीन्स और अल्काइन्स में आप देखोगे बहुत इजी है। इसमें ज्यादातर ना आइसोमेरिज्म में आपको पूछा जा रहा है, हाइड्रोकार्बन बहुत बेसिक सवाल पूछा जा रहा है। आप अभी तक जितना भी देखोगे, जितना भी हाइड्रोकार्बन में पिछले आपका 23 को मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी पेपर पूछा गया था, 24 में जो इवनिंग में भी पूछा गया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो आप ये जरूर करके जाना, बेसिक जरूर करके जाना। अगर हम बात करें हेलोजन डेरिवेटिव से, तो अगर हेलोजन डेरिवेटिव का अगर 23 का जो बात अगर हम करें तो बहुत सिंपल पूछा था, एसाइड क्या है, हैलाइड क्या है, अराइड क्या है ना, विनाइल क्या है। तो जो बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था इसमें एकदम 23 वाले पेपर में, तो हेलोजन को भी आप अच्छे से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जरूर करके जाना है, SN1 SN2 आप देखोगे इससे बहुत एकदम बेसिक सवाल पूछा जा रहा है, एकदम आसान रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अल्कोहल और ईथर का, तो अल्कोहल और ईथर में क्या है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन को ना दो के रिएजेंट मिक्स करके जो पूछे जा रहे हैं ना, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप अच्छे से उसके मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक अगर आपको रूल आता है ना, तो आप डेफिनेटली अल्कोहल और ईथर के भी क्वेश्चन कर जाओगे। और ईथर में जनरली ना SN1 SN2 का भी सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन देखने को मिला, तो आप वो जरूर देख के जाना है पेपर में। ठीक है, कार्बोनिक कंपाउंड्स अगर एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें, इसमें क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आ रहा है, क्योंकि उसमें क्या कर रहे हैं ना, दो तीन रिएजेंट का यूज कर रहे हैं और स्ट्रक्चर भी पूछ ले रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स भी पूछ ले रहे हैं, मोर कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट को ऐड कर रहे हैं। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखना। ठीक है, अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें, फेनॉल का, फेनॉल से भी बच्चों ना रिएक्शन डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, आप एकदम करके जाना। एक बेंजीन डाइमोनियम क्लोराइड बेस जितने भी क्वेश्चन है इस तरीके के जरूर पूछे जा रहे हैं। खास कर नेटिंग वाले रिएक्शन में डायरेक्ट आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा, एरोमेटिक और रिएक्शन ऑलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, इस तरीके से बेस है ना, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट लिखेंगे, उसी से इंटर रिलेटेड क्या कर रहे हैं ना, रिएजेंट मिक्स कर दे रहे हैं, तो सारा ग्रुप ऐड करते हैं, इस तरीके का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स आप लोग जान ही रहे हो, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट भी है, स्ट्रक्चर भी है, तो आप हो सके तो थोड़ा प्रोटीन वाला पार्ट जो है एमाइनो एसिड्स का जितना भी है उसको ज्यादा अच्छे से करके जाना ना, स्ट्रक्चर जो है ना जितना किस तरीके से स्ट्रक्चर डिफरेंट बनाते हैं हम लोग, चाहे सुक्रोज का चाहे ग्लूकोज का, उसके ऊपर जरूर देख के आना, डायरेक्ट सवाल आता है, आप नोट पढ़ के जाओगे तो एकदम फंसेगा नहीं सवाल, पक्का है। अगर ये जब बात करें पीओसी का, पीओसी से बच्चों क्या हो रहा है ना कि सवाल थोड़ा सा लेती है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला आता है ना, डुमास मेथड हो गया, कैरियस मेथड हो गया, डायरेक्ट सवाल आता है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सवाल आपका छूटेगा नहीं, थोड़ा टाइम टेकिंग है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना इस टॉपिक से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन अच्छे से, तो डेफिनेटली आप कर लोगे, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस में इस बार ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला दोस्तों, तो ऑलरेडी अगर आप अच्छे से बेसिक नोट्स भी अच्छे से पढ़ के जाओगे, एनसीईआरटी बेस देना, तो इस बार आप पक्का ऑर्गेनिक में तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन लगा लोगे, ठीक है। अगर हम आगे की बात करें, ठीक है, ओके ओके हो गया, स्लाइड चेंज होने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अगर हम बात करें इस बार 11th में, ठीक है, 11th और 12th की बात करें, अगर 12th की बात करें बच्चों तो 11th की क्लास में करीबन 11 क्वेश्चन का है और इवनिंग में 12 क्वेश्चन का है, ठीक है। अगर 12th की क्लास की बात करें, 12th क्लास में मॉर्निंग में करीबन आपका 13 क्वेश्चन मॉर्निंग से दिया है और इवनिंग में भी 13 क्वेश्चन आया, तो जनरली आपके ऑर्गेनिक में 11th से भी टॉपिक के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे और 12th को भी देखने को मिलेगा, लेकिन 11th का टॉपिक अच्छे से करोगे तभी 12th के टॉपिक को भी कर पाओगे, ठीक है। जीरो से मतलब अच्छे से पढ़ के जाना, समझ रहे हो। अगर आगे की अगर हम बात करें, थैंक यू सर, ओके, है ना। अगर हम बात करें पेपर का लेवल क्या है, इस बार पेपर जो है ना बहुत हार्ड नहीं है, जनरली इजी ही पूछा है, इजी से मॉडरेट ही गया है, आप ज्यादातर क्वेश्चन देखोगे ना इजी ही पूछा गया है, ठीक है, और इजी से थोड़ा मॉडरेट लेवल पे गए थे, पर इस बार ऑर्गेनिक तो बहुत हार्ड नहीं है, इतना है कि अगर आप अच्छे से नोट्स वगैरह पढ़ के जाओगे, क्वेश्चन प्रीवाइज लगा के जाओगे तो अभी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। अगर हम बात करें डायरेक्ट क्वेश्चन का, तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक में तो ज्यादातर डायरेक्ट ही क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड थोड़े कम होते हैं, है ना। अब आते हैं बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री, इस बार फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, थोड़ा लेंदी जरूर है लेकिन काफी आसान है, अगर आपको फॉर्मूलाज वगैरह याद है ना तो आप फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर जाओगे। अगर हम बात करें मोल कॉन्सेप्ट की, तो आप अगर देख रहे हो काफी क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से भी पूछे जा रहे हैं, इसमें 23 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में भी और इवनिंग में भी दोनों में क्वेश्चन पूछे गए थे मोल कॉन्सेप्ट से, लेकिन बेसिक पूछे गए थे, तो हार्ड नहीं पूछे गए थे। अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट में मोलरिटी, नॉर्मलिटी, स्टिचोमेट्री ये सब का थोड़ा बेसिक था तो आप क्वेश्चन लगा लोगे, खास करके लिमिटिंग एजेंट से रिलेटेड थोड़ा सवाल आपको देखने को इस बार मिल सकता है 28 को, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बच्चे देखो रेगुलर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा इस बार जो है आपको अगर क्वेश्चन में बात करूं एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्पेक्ट्रम से सवाल बहुत देखने को मिला है, लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम है ना, लाइमल सीरीज, बार्नवा सीरीज, इसमें आप देखोगे कि हर सेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप कोशिश करना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को जरूर बना के जाना, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 28 वाली तारीख को पेपर में, ठीक है। इसमें केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत से क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको कुछ एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हो सकता है 28 वाले में, आयनिक में भी हो सकता है इस बार आपको मिल जाए, बफर सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन आपको ये भी देखने को मिल सकता है 28 वाले पेपर पे, ठीक है। अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों ना लगातार क्वेश्चन से पूछा गया है, अगर हम बात करें 24 तारीख वाले में, तो 24 में देखो मॉर्निंग सेशन में पूछा गया है और इवनिंग में भी, मॉर्निंग में भी दो सवाल आपके पूछे गए हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स में आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है, उससे आपके क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, बहुत हार्ड नहीं है, मॉडरेट लेवल आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। अगर रेडॉक्स की बात करें, रेडॉक्स में भी बच्चों ना बैलेंसिंग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हार्ड नहीं पूछे जा रहे हैं, अगर आप बेसिक क्वेश्चन को भी कर जाओगे रेडॉक्स में तो आपके क्वेश्चन पक्का वहां पे बन जाएंगे, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन में भी बच्चों बहुत आसान सवाल को देखने को मिल रहा है, खास करके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पे, आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे,
फ्रीजिंग पॉइंट पे आपको देखने को मिल रहा है। खास करके आप ये देखना कि जिसमें इलेक्ट्रोलाइट हो, इस तरीके का सवाल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसमें मॉलिक्यूल डिसोसिएट भी कर जाता है, डिसएसोसिएट भी कर जाता है। इस तरीके का बेस्ट क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन आसान होंगे इसमें लिक्विड सॉल्यूशन से सवाल, ठीक है ना। काइनेटिक्स में भी इस बार मैंने देखा है कि एक्टिवेशन एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। ग्राफ भी आया था 23 तारीख वाले पेपर में, है ना, देखोगे कि आपका 23 तारीख वाले पेपर में ना काइनेटिक्स में सवाल मॉर्निंग में भी आया है और इवनिंग में भी आया गया है, और बहुत आसान से सवाल पूछे गए थे ग्राफ में। आप देखना, देख के जरूर जाना, आप कर लोगे, है ना। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों, हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का वो पार्ट है जिसमें सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, है ना। इक्विलिब्रियम का भी आ जाता है, थर्मोडायनेमिक्स का भी आ जाता है, लेकिन सवाल इस पर आसान था 23 वाले पेपर में। 23 वाले पेपर में ना फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से सवाल पूछा गया था, बहुत आसान था। आप कोशिश करके जाना, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से कुछ क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाना, पीवाईक्यू पे देखना उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आए, और कॉन्सेप्चुअली अगर आप बना लोगे तो डेफिनेटली वहां पे भी क्वेश्चंस बन जाएगा। थोड़ा न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है। अगर हम बात करें आउट ऑफ सिलेबस पे, इसमें बच्चों को ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिला नहीं है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो अगर आगे की बात करें 11th में बच्चों है ना, इस बार आप देख रहे होंगे 11th में भी 11th का भी टॉपिक्स है, आपको ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 12th से भी आपको ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में 11th के पार्ट से लगभग उतने ही सवाल आ रहे हैं जितने 12th वाले पार्ट से आ रहे हैं, ठीक है। 11th भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 12th है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ 11th कर जाए 12th कर जाए, ऐसा नहीं हो रहा। कुछ शिफ्ट में ना पूरा 12th का ही पेपर आ जा रहा है, इसीलिए 11th के ज्यादा क्वेश्चन आ जा रहे हैं। तो आप दोनों ही करके जाओगे अच्छे से 28 वाले पेपर के लिए, ठीक है। बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप और न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादातर न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल आपको मिलेंगे कि वैल्यू पुट करना है, नहीं आ रहा है, इजी टू मॉडरेट आ रहा है। तो आप देखोगे कि ज्यादातर है ना इजी क्वेश्चंस है, फिर मॉडरेट तक ही जा रहा है, बहुत हार्ड नहीं रहा है, इजी टू मीडियम ही है। तो आप थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देना, बेसिक्स पे, तो आप क्वेश्चंस कर जाओगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक का, है ना। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो आपको इसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपको हर बार देखने को क्वेश्चंस मिल रहा होगा कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। खास करके वैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो वेरिएशन है डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड। तो उसमें आप आयोनाइजेशन इंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, डेंसिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसका वेरिएशन बहुत अच्छे से करके जाना। खास करके पी ब्लॉक में ग्रुप 13 हो गया, ग्रुप 14, 15 एंड 16, ये 4 ग्रुप से पक्का आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो आप इसमें है ना इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो गया, आयोनाइजेशन इंथैल्पी हो गया, ठीक है, डेंसिटी हो गया, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन पूछेगा ही पूछेगा 28 वालों ने। खास करके प्रीवियस जितने भी पेपर हुए उसमें सब में ये वेरिएशन देखने को मिला है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। तो आप उसको एक बार जरूर देख के जाना, बहुत समय नहीं लगेगा, आप बेसिक्स करके भी जाओगे तो वहां पे क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग से, तो केमिकल बॉन्डिंग में भी बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चंस देखने को मिला है। खासकर हाइब्रिडाइजेशन से उसके बॉन्ड एंगल देखने को मिला। तो आप बॉन्ड एंगल में जरूर देख के जाना कि कैसे किस किस पे डिपेंड करता है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कैसे डिपेंड करता है, उसका वेरिएशन क्या होता है। तो केमिकल बॉन्डिंग में वैसे क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे, और ये मल्टीपल होंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक ही क्वेश्चन होगा, है ना। मल्टीपल ऑप्शंस में आपको हर कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, बॉन्ड एंगल भी पूछ लेगा, हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ लेगा, है ना, और उसका शेप भी पूछ सकता है। तो आप उसको अच्छे से करके जाना, खास करके जिसमें लोन पेयर वाले होंगे, इरेगुलर शेप से जनरली ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे इजी चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिला है। खास करके 24 वाले में तो 3 क्वेश्चन था मॉर्निंग वाले शिफ्ट में, तो उसमें आप अच्छे से उनका हाइब्रिडाइजेशन, शेप, खास करके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे है, इस तरीके का सवाल ज्यादा देखने को मिल रहा है। बहुत सिंपल आ रहा है, जितने भी लिगेंड है, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, है ना, एवरेज लिगेंड हो, आप उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको जरूर प्रैक्टिस करके जाना। अगर आप लास्ट 3 और 4 इयर्स के भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के क्वेश्चंस कर लोगे तो भी आपका 28 वाले पेपर में आप वो क्वेश्चंस को डेफिनेटली लगा दोगे, है ना। अगर हम बात करें D100 ब्लॉक पे, वहां भी वेरिएशन ही देखने को मिला है। अलोंग द पीरियड कैसा है, 3D सीरीज में, 4D में, 5D में, डाउन द ग्रुप में कैसा हो रहा है, एटॉमिक साइज पे, है ना, आयनाइजेशन इंथैल्पी पे सवाल, वहां पे D100 ब्लॉक पे भी काफी आसान सवाल देखने को मिले हैं।
ठीक है। सॉल्ट एनालिसिस से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं 24 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में भी और इवनिंग शिफ्ट में भी। तो सॉल्ट एनालिसिस से भी आप हो सके तो जितना अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों यहां देखने को मिलता है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में आप आउट ऑफ सिलेबस को इस बार देखने को बच्चों क्वेश्चंस नहीं मिला, जनरली टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और बहुत आसान थे, बहुत हार्ड क्वेश्चंस भी देखने को नहीं मिला, ठीक है। अगर हम आगे की बात करें, है ना, तो 11 क्लास से और 12 क्लास से लगभग एक जैसे ही पैटर्न देखने को मिला है कि 11 से भी लगभग उतने ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जितने 12 के टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, बहुत बहुत सिंपल भी नहीं आ रहा है, थोड़ा मॉडरेट लेवल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखने को मिला है, ठीक है। तो अगर 24 में देखो तो मॉर्निंग शिफ्ट में जनरली 11 क्लास से भी क्वेश्चन पूछा गया, इवनिंग में भी आया है, ठीक है। 12th में भी आप देखोगे 12th वाले पार्ट से मॉर्निंग में भी पूछा गया और इवनिंग में भी पूछा गया, ठीक है ना। अगर हम आगे की बात करें, क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चन से जनरली इस टॉपिक से आपको जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन से देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, आप जितना हो सके अच्छे से रिवीजन कर लो, है ना। ज्यादा नया ट्राई करने की कोशिश मत करना 28 वाले पेपर का, ठीक है। तो मैं वापस से एडी सर को बुलाना चाहूंगा आगे, वो आप फिर आपको नेक्स्ट सर आपको फिर आगे का बताएंगे एनालिसिस। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस फैंटास्टिक एनालिसिस। जैसा कि आपने देखा सर ने कितना प्यारा एनालिसिस करके बताया आपको। एक चीज समझ लीजिए, इस बार जो पेपर डिजाइन किया है एनटीए ने, बहुत स्मार्टली डिजाइन किया है एनटीए ने पेपर बेटा। तीनों सब्जेक्ट्स पे एम्फसाइज किया है, ऐसा नहीं है कि एक सिंपल सब्जेक्ट को इन्होंने बढ़ा दिया है, पूरे सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंट रखा है यहाँ पे। मेरा मानना ये है कि मैथमेटिक्स जो होता है वो जेई को क्लियर करने में काम आता है, फिजिक्स जेई में कॉलेज दिलाता है और केमिस्ट्री ब्रांच दिलवाता है। तो तीनों सब्जेक्ट्स इतनी इंपॉर्टेंट है और उनको इस हिसाब से मैंने दिया है बेटा। और 11-12 को भी 50-50% में ही रखा है इन्होंने, ताकि आप 11-12 को प्रॉपरली कर पाओ। हाँ, पेपर का लेवल जो है इतना रखा है कि अगर कैलकुलेटिव पेपर है आप उसी के हिसाब से पेपर करिए। केमिस्ट्री में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं, तो आप तीनों सब्जेक्ट्स को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने बेसिक स्टडी करी है, PYQ किए हैं, बार बार PYQ निकल के आ रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत आराम से यहाँ पे चीज होगी बेटा। आगे हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में हमारे मेन सर आएंगे जिन्होंने आपको पहले भी एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस दिया था और बताया था कि आगे आपके लिए कैसा पेपर बनेगा। तो अगेन मैथमेटिक्स की बात करेंगे बेटा। सर आइए प्लीज, मैम सर आइए, मैथमेटिक्स चालू करते हैं और बच्चों को थोड़ा सा गाइड करिए किस तरीके से अगला पेपर डिजाइन करना है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं 21, 22 और 23 ये तीनों डेट का आपको एनालिसिस प्रॉपर्ली मिल चुका है और आज हम लोग 24 एनालिसिस की बात कर रहे हैं। जो प्रीवियस एनालिसिस आपको दिया गया, जिस पैटर्न पे सारे सब्जेक्ट्स में बताया गया था, बिल्कुल उसी पैटर्न में क्वेश्चंस देखने के लिए मिला। तो चलिए हम लोग 24 का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं देखने के लिए मिल रहा है। ऑब्वियसली बात है, आप जैसे कि देख सकते हैं सिर्फ एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिला, बाकी मिला नहीं, राइट। अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक में मैंने बताया था कि मॉड का क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर कर लोगे और सेम एग्जैक्टली मॉड का क्वेश्चन ही देखने के लिए मिला क्वाड्रेटिक में। बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज भी आया कि सर आपने बताया था, बिल्कुल वही पूछा है एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम पिछले शिफ्ट के कंपैरिजन में इस शिफ्ट की बात करें तो पेपर थोड़ा सा टफ था एग्जैक्टली। इस वाले में क्वेश्चन जो आ रहे थे वो PYQs के फॉर्म में आ रहा था, रिपीटेड क्वेश्चन था, PYQs था। यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच देखा गया। क्वाड्रेटिक जो पूछा गया मॉड का क्वेश्चन, उसमें भी थोड़ा सा काफी चेंजेस देखने के लिए मिला। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यस, ये दोनों शिफ्ट, दोनों ही शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, पेपर एज कंपेयर टू प्रीवियस यानी कि 21, 22 और 23 की कंपेरिजन में टफ रहा है। ओके, मैं बात करूं लॉग का। ये देखिए लॉग में अभी तक क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन 24 के मॉर्निंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन लॉग का पूछा गया था, फंक्शन को इंक्लूड करके, फंक्शन और लॉग को मिक्स करके एक क्वेश्चन यहां पे भी देखने के लिए मिला मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन अगेन ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, हम आने वाले 28 में ये नहीं बता सकते कि इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है, तो आप इस चैप्टर को ऑब्वियसली स्किप कर सकते हैं। सीक्वेंशियल प्रोग्रेशन इंपॉर्टेंट है, सभी को पता है सीक्वेंशियल प्रोग्रेशन से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। एक क्वेश्चन से आपको एपी से, एक क्वेश्चन जेपी से,
यहाँ पे जो क्वेश्चन देखने के लिए मिला, जीपी का क्वेश्चन काफी अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन बताया गया था, मिक्स वर्जन था उसका, यानी कि उसमें समीशंस का यूज करके उसको प्रिपेयर किया गया। तो अगेन मेरा सजेशन 28 के लिए यही रहेगा कि आप इसमें ज्योमेट्रिक क्वेश्चन कर लीजिएगा और समीशन से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेना, दैट्स इट। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो एक एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने बोला था ज्योमेट्री सेक्शन, आप जाकर के प्रीवियस वीडियो देख लेना, मैंने बोला था कि ज्योमेट्री सेक्शन के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा और एग्जैक्टली सेम ज्योमेट्री सेक्शन से ही क्वेश्चन देखने के लिए मिला। तो यहां पे भी अगेन हम रिपीट कर देते हैं इस बात को, ज्योमेट्री सेक्शन से ही क्वेश्चन पूछेगा। रोटेशन का क्वेश्चन आपको छोड़ करके जाना है, ज्योमेट्री में रोटेशन नहीं करना है, लेकिन आपको ज्योमेट्री का सेक्शन कंप्लीट करके जाना है एक्सेप्ट रोटेशन, रोटेशन छोड़ दीजिएगा, बाकी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में टॉपिक आपको नहीं करना है। बाइनोमियल थ्योरम की बात करें, बाइनोमियल थ्योरम को इस शिफ्ट में यहां पे सिंगल बाइनोमियल का क्वेश्चन पूछा जा रहा था, लेकिन इस बार क्या हुआ है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को मर्ज करके बाइनोमियल का क्वेश्चन पूछा गया। काफी अच्छा क्वेश्चन देखने के लिए मिला था बाइनोमियल का। तो बाइनोमियल से अगेन आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि काफी अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, तो इसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे भी। एज कंपेयर टू दिस थ्री पेपर्स, यहाँ पे पेपर थोड़ा सा लेंदी रहा, थोड़ा टफ रहा मैथमेटिक्स का। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ऑब्वियसली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। दो क्वेश्चंस के एवरेज आप पकड़ के चलो कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पूछेगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्या क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी से मिक्स करके पूछेगा, जैसा कि मैंने पहले बताया, और एक क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछेगा। तो यहाँ पे आपको जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, मैं हल्का सा गेस कर देता हूँ किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका मल्टीपल टाइप्स का क्या रहता है कि ऑर्डरिंग पेयर रहता है, तो उसको आप ऑर्डर्ड पेयर करके उसमें से सिलेक्शंस करने पड़ते हैं, केसेस बनाने रहते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको वो देखने के लिए मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मिलेगा। डिटर्मिनेंट्स को आप स्किप कर देना, कोई काम का नहीं है, आपके पास कम समय है तो आप इसको 100% स्किप करके चल सकते हैं, इससे क्वेश्चन देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। अगेन मैट्रिसेस पे एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, मैट्रिसेस से भी मैंने बताया था कि एडजॉइंट कर लीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस कर लेना, बिल्कुल क्वेश्चन वही पूछा गया, एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चंस मैट्रिसेस में भी देखने के लिए मिला। आप जैसा कि देख रहे हैं कि हर सीट में एक एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे भी आप एक एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस नोट कर लो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैट्रिसेस में आपको प्रिपेयर करके जाना है। प्रोबेबिलिटी से आपका क्वेश्चन इस शिफ्ट में आप जैसा कि देख रहे हैं कि इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिला, अदरवाइज हर एक शिफ्ट में एक एक दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है, राइट। तो यहां पे भी आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी काफी इजी चैप्टर है, अगर आप उसका बेस थ्योरम याद कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन को आप काफी इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी में आपको बेस थ्योरम जो 12th का टॉपिक है, जो 12th की प्रोबेबिलिटी है, उसको आपको प्रिपेयर करके जाना है। 11th वाले को आप स्किप कर सकते हैं। वेक्टर की मैं बात करूं, वेक्टर से क्वेश्चंस काफी इजी, क्रॉस प्रोडक्ट्स, सिंपल सा क्रॉस प्रोडक्ट्स पूछ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट को प्रिपेयर करो, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको पहले से फॉर्मूला याद है तो। आपको काम 3D पे करना है। 3D में मैंने बताया था कि लाइन इंटरसेक्शन का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, लाइन इंटरसेक्शन का भी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों इस शिफ्ट में देखने के लिए मिला। 24th इवनिंग शिफ्ट में जाकर के देखने मिलेगा, क्वेश्चन जो था वो लाइन इंटरसेक्शन का क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। तो आप इसमें भी अगेन आप लाइन इंटरसेक्शन का प्लेन को स्किप कर दीजिएगा, प्लेन वैसे भी सिलेबस में नहीं है और इस बार आउट ऑफ सिलेबस एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, प्लेन को स्किप कर दो, लाइन इंटरसेक्शन का क्वेश्चन आपको बना करके जाना है। आइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए पॉइंट्स एंड स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चंस देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन 24 शिफ्ट में दो क्वेश्चन मॉर्निंग में ये 24 के मॉर्निंग शिफ्ट में दो क्वेश्चंस देखने के लिए मिला। पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन इजी था लेकिन कैलकुलेटिव था, क्वेश्चन इजी था लेकिन कैलकुलेटिव था। हम रिपीट कर देते हैं, इजी था लेकिन कैलकुलेटिव था। तो अगर आपके पास टाइम कम था तो आपको इस क्वेश्चन को स्किप करना है। अगेन मैथमेटिक्स में 5-6 क्वेश्चन ऐसे आए इस दोनों शिफ्ट में जिसको 100% स्किप करके चलना था आपको। अगर उस क्वेश्चन में आप फंस जाते तो आपका काफी टाइम कंज्यूम हो जाता और इसमें गेम ऑफ टाइम, और ये जो पेपर है आपके टाइम का है। तो मेरे प्यारे बच्चों सब क्वेश्चन नहीं बनाना है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बनाना, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। आप आइए सर्कल में क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला,
ये हम बोल सकते हैं कि इसके बाद सर्कल में एक भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला। ऑब्वियसली बात है, अगर 3-4 क्वेश्चन का वेटेज रखा है कोऑर्डिनेट अपने पास, तो ऑब्वियसली बात है कि क्वेश्चन अगर पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला से पूछ रहा है तो सर्कल को स्किप करेगा ही। तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे आने वाले शिफ्ट में सर्कल को स्किप कर सकते हैं आप सिर्फ पैराबोला और एलिप्स का क्वेश्चन कर लीजिएगा। पैराबोला में लाइन पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है, आपको एसेंट्रिसिटी निकालना है, इस तरह का क्वेश्चन जो भी है आप उसका प्रैक्टिस कर लेना, आपका काम हो जाएगा। एलिप्स में स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ रहा है, डायरेक्ट शिफ्टिंग किया पैरेलल और स्टैंडर्ड फॉर्म क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिए। फंक्शंस की बात करते हैं, फंक्शन वही लॉग से मिक्स करके, यहाँ पे जो शिफ्ट में क्वेश्चन देखने के लिए मिला, फंक्शन है लॉग से मिक्स करके डोमेन रेंज निकालना है, कंडीशन अप्लाई करो, कंपेयर करो, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालो, ऐड करो, आंसर निकालो। तो यहाँ पे आप बहुत सिंपल क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसको टॉपिक, ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, इसमें आपको पहले से अगर चीजों के बारे में पता है तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज इसको आप स्किप कर दो, डोंट डू इट अगेन, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा। फंक्शन छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, आपको भी पता है, राइट। अगर हम बात करें लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इस शिफ्ट में इवनिंग में 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिमिट से, 2 क्वेश्चन डिफरेंशियबिलिटी से देखने के लिए मिला। डिफरेंशियबिलिटी से क्वेश्चन पूछने का मकसद था, उसको डिफरेंशिएशन भी चेक करना था, कंटिन्यूटी भी चेक करना था, और लिमिट का तो यूज होगा ही होगा। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले शिफ्ट में 2 या फिर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। लिमिट स्किप कर दीजिएगा तो डिफरेंशियबिलिटी कर लेना, कंटिन्यूटी भी नहीं करोगे काम चल जाएगा। डिफरेंशियबिलिटी करना है आपको, हाईलाइट कर देते हैं, यहां पे डिफरेंशियबिलिटी पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है आपको, ओके। अगर मैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करूं इस चैप्टर से क्वेश्चन आगे देखने के लिए नहीं मिला। ये दोनों से काफी इजी था, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला भी था। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए, पेपर टफ होते चला गया, तो आगे भी इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को भी स्किप कर सकते हो आप। कभी क्वेश्चन पूछा, कभी नहीं पूछा, जो क्वेश्चन पूछा वो पैराबोला के साथ मर्ज करके लाइन और पैराबोला को मर्ज करके एरिया निकालने के लिए पूछ लिया, तो क्वेश्चन ऑलरेडी आप पैराबोला में किए होंगे। तो अगेन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपको नहीं करना है, फंक्शन नहीं करना है। आइए इंडिफिनिट और डिफिनिट इंटीग्रेशन, इंडिफिनिट और डिफिनिट इंटीग्रेशन का वेटेज देखो, 2 1 1 1 1 1 1 2, यानी कि इस दोनों चैप्टर को मिला करके 4 to 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत है। 4 क्वेश्चन यानी कि 16 मार्क्स, 16 मार्क्स मैथमेटिक्स में काफी वेटेज रखता है, तो इसको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते। फिर भी अगर आपके पास टाइम कम है तो आप डिफिनिट इंटीग्रेशन को प्रिपेयर करो, इंडिफिनिट को छोड़ देना। डिफिनिट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी बेस्ड, किंग और क्वीन प्रॉपर्टी, नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, किंग और क्वीन प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी आप डिफिनिट में प्रिपेयर कर लेना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आपको अगर काम करना है तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन पे करो। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगेन लीनियर, मैंने पहले ही बताया है, क्वेश्चन आएगा तो लीनियर डिफरेंशियल से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्वेश्चन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगा तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आएगा, अदरवाइज नहीं देखने के लिए आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछा है इससे, इसमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल देखने के लिए मिला, यहाँ पे आपको क्वेश्चन अभी तक देखने के लिए नहीं मिला। मैं आगे की अगर बात करूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंट्रीज फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये तो फ्री का मार्क्स है, ये तो फ्री का मार्क्स है। इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन इससे देखने के लिए नहीं मिला, बट कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन से तो देखने के लिए मिला। ये दोनों मिलकर के ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर कवर करता है, दोनों ही काफी इजी है, तो इससे भी आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। फॉर्मूला याद करो, क्वेश्चन बनाओ। इनवर्स ट्रिगो को आप स्किप कर देना, इनवर्स ट्रिगो को स्किप कर देना, इससे क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जो क्वेश्चन पूछ भी रहा है वो फंक्शन में इंक्लूडेड है ऑलरेडी। सेट्स, यस, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपकी, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है सेट्स। काफी सिंपल क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है। पहला जो मैंने बताया है बिल्कुल उसी प्रकार से, पीवाईक्यू, सेट्स का पीवाईक्यू यूज करो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 2 साल का या फिर 1 साल का, कम से कम 1 साल का पीवाईक्यू यूज कर लो, टाइम भी कम लगता है, इजी भी होता है, हो जाएगा इससे क्वेश्चन।
अगर मैं बात करूं रिलेशंस का, तो इस सेट्स में रिलेशन इंक्लूड किया हुआ है। रिलेशन का भी क्वेश्चन के सेम प्रॉपर्टी आपको फॉलो करना है, जो सेट्स में आप फॉलो करो, स्ट्रेटजी बिल्कुल सेम रहेगा। पीवाईक्यू बनाना है लास्ट 1 ईयर। क्या पूछेगा ये क्वेश्चन में, वही सेम नंबर ऑफ एलिमेंट ऐड कीजिए ताकि सिमेट्रिक हो जाए, रिफ्लेक्सिव हो जाए। स्टैटिस्टिक्स, यस, स्टैटिस्टिक्स आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इस बार देखा जा रहा है स्टैटिस्टिक्स में एक क्वेश्चन मीन और वेरिएंस दोनों निकालना है। डेविएशन एनसीईआरटी का फॉर्मूला याद करके जाइए, डेविएशन का फॉर्मूला याद कर लो और वेरिएंस का जाओ डायरेक्ट क्वेश्चन बना लो। एक क्वेश्चन इससे पूछेगा ही पूछेगा, श्योर शॉट है। अगर मैं यूनिट वाइज आपको वेटेज की बात करूं तो अलजेब्रा से 7 क्वेश्चंस इवनिंग शिफ्ट में है, 10 क्वेश्चंस मॉर्निंग शिफ्ट में है, तो एवरेज ये मेंटेन रहेगा 7 to 8 क्वेश्चंस आपको अलजेब्रा से देखने के लिए मिलेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3.3 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो अगेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 से 4 क्वेश्चन। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मात्र और मात्र 4 चैप्टर, वो 4 चैप्टर से ही उनको पता है कि क्या क्वेश्चन पूछेगा। मैंने ऑलरेडी बताया आपको, क्वेश्चन तो वही पूछना है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक एक क्वेश्चन जो इससे पूछा जा रहा है वो बाकी सारे के कंपैरिजन में इसका वेटेज ज्यादा है। ये मत देखो कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन, ये देखो इसके अंदर चैप्टर कितना है, अलजेब्रा में 7 से 8 चैप्टर पढ़ना है, यहाँ पे 3 से 4 चैप्टर है, पता है क्या पूछेगा, तो ये आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। ओके, वेक्टर 3D में 3D इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको वही पूछना है। कैलकुलस की जब बात करो तो कैलकुलस क्लास 12th में कैलकुलस के अलावा और है क्या, तो कैलकुलस से तो वेटेज रहेगा ही रहेगा। कैलकुलस में मेन चैप्टर पर कौन आ गया, एक आ गया आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल, और इस बार डिफरेंशिएबिलिटी करना है। अगेन हम रिपीट करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशियल, एरिया अंडर कर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से देखने के लिए मिल रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन, इधर से क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला है, सिर्फ एक शिफ्ट में अभी तक पूछा है। अगर मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, क्लास 11 से 11 से 12 क्वेश्चंस, देखिए यहाँ पे 11 से 12 क्वेश्चंस, 12 से 9 से 10 क्वेश्चंस। जनरली क्या होता था, अभी तक आप देख रहे हैं कि 12th का वेटेज ज्यादा था, अभी क्या हुआ है कि थोड़ा सा वेटेज इस 2 शिफ्ट में यानी कि 24 के मॉर्निंग और इवनिंग में 11 का वेटेज थोड़ा सा इंक्रीज किया है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 11 से आपको वही 13 से 12 क्वेश्चंस, और यहाँ पे भी वही आपको सेम पैटर्न देखने के लिए मिल सकता है। 12th का टॉपिक में भी आप देख सकते हैं ऑलरेडी। अच्छा, इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात मैंने पहले बता दी, 11th में आपका क्या इंपॉर्टेंट है, 12th में क्या इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर प्रिंट करके रखिएगा। पढ़ाई बिल्कुल आपको उसी हिसाब से करना है। कंबाइंड क्वेश्चंस देखने के लिए जो मिल रहा है, अगेन स्टैटिस्टिक्स में कंबाइंड मिलेगा या फिर मिलेगा प्रोबेबिलिटी में। स्टैटिस्टिक्स में क्या कंबाइंड मिलेगा, स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा सा यूज कर लेता है प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, उसको यूज करके क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया जा रहा है, राइट। अगर मैं क्वेश्चन के लेवल्स की बात करूं तो इजी क्वेश्चंस, देखिए अभी तक इजी क्वेश्चंस कितना था, 16, 14, 13, लेकिन अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा, इजी क्वेश्चंस कम किया गया, मॉडरेट्स और टफ क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया। बात आपको समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यह है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहां पे भी कि इजी क्वेश्चंस आपको 12 से 13 देखने के लिए मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी 12 से 13 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए इजी मिल सकता है। इसके अलावा टफ क्वेश्चंस रहेगा, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो क्वेश्चन आपको नहीं करना है, छोड़ के जाना है। बिल्कुल मैं बता रहा हूं, अगर 24th के पेपर में किसी बच्चा ने 14 से 16 क्वेश्चंस के बीच अगर उसका सही बनाया है, देन ही 99.99% है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां पे भी आपको कम से कम 12 क्वेश्चंस आपको बनाने, उसके अलावा फिर इसको आप स्किप कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चंस का पैटर्न, किस तरह का क्वेश्चंस देखने के लिए मिला। मेरे प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछता है, हमको पता है क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही पूछना है, किसी भी दूसरे टॉपिक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वो एडवांस में देखने के लिए मिलता है, राइट। 1-2 क्वेश्चंस है, 1-2 टॉपिक है, जैसे कि स्टैट्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, सेट्स हो गया, रिलेशंस हो गया, इसमें मर्ज करता है, अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा।
कैलकुलेशन बेस्ड, यस। यहाँ पे यही चीज थोड़ा सा टफ बनाता है। क्वेश्चन टफ नहीं है, कैलकुलेशन लेंदी हो गया। कैलकुलेशन लेंदी होने के कारण क्या हुआ कि टाइम कंज्यूमिंग हो गया, और जेई के एग्जाम में अगर टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है तो हम बोलते हैं कि पेपर टफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है उसको इंक्रीज कर दिया गया, राइट। यहां पे भी आप देखिए असर्शन रीजन का क्वेश्चन पूछा नहीं है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 स्टेटमेंट टाइप, यस स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन देखने के लिए मिला। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन देखने के लिए मिला, यानी कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहां पे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैथ लिस्ट पूछता नहीं है, ये एडवांस का है, तो इस क्वेश्चन यहां पे देखने के लिए नहीं मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो भी एनालिसिस अभी तक आपको दिया गया है प्योरली श्योर शॉर्ट वही जा रहा है कि प्रीवियस से भी आप वेरीफाई जरूर कीजिएगा एक बार, और टोटल एनालिसिस यानी कि 28 का जो फाइनल एनालिसिस हो जाएगा तो उसके बाद आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और एक फाइनल कंपाइल्ड आपको एनालिसिस अपील अटेम्प्ट के लिए, जिन बच्चों का किसी कारण से एग्जाम अच्छा नहीं जा पाया, डिमोटिवेट नहीं होना, उनके लिए कंपाइल्ड एनालिसिस हम लोग अप्रैल अटेम्प्ट के लिए जरूर लेकर के आ जाएंगे, जो सारा पेपर अच्छे से हम लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, ना हम एडी सर को इन्वाइट करते हैं। एडी सर प्लीज आइए। थैंक यू मोहन सर, थैंक यू। क्या जबरदस्त आपने एनालिसिस किया है, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि सर ने एक चीज नोट कराई है आपको कि कौन से टॉपिक कर रहे हैं और कौन से नहीं करने हैं। तो जितना कम टाइम है उस कम टाइम में अगर आपको इतना भी पता लग जाए कि कितने टॉपिक करने हैं और कैसे इसको सेलेक्ट करवाना है, तो भी आपका पेपर बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि बेटा ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, सही पढ़ने से सिलेक्शन होता है, और वो सही जो है एडुकेश की टीम ने आपको बताया है। तो आप एडुकेश के साथ बने रहना सर। आइए, गुड लक बोलते हैं बच्चों को नेक्स्ट पेपर के लिए, और बड़े स्ट्रेस फ्री होकर रिलैक्स होकर पूरा पेपर अटेम्प्ट करना, एंड आई नो कि आप पेपर फोड़ के आओगे। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक बेटा, एंड हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम 28 के एनालिसिस के साथ। बाय ऑल ऑफ यू।